हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसा कि अपन मैकेनिकल सेकेंड ईयर के मेजरमेंट वाले टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो लास्ट क्लास तक अपन ने 3-4 मीटर के बारे में पढ़ लिया था। उसी सीक्वेंस में आप नेक्स्ट जो मीटर है सिंगल फेज एसी एनर्जी मीटर, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने 3 तरह के डायनामोमीटर, मूविंग आयरन और पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए और बेसिक भी पढ़ लिए। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास बताया था तो उसमें मीटर के जो टाइप बताए थे मैंने अलग अलग, जैसे कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप बताया था, इंटीग्रेटिंग टाइप बताया था। तो ये जो है सिंगल फेज एसी एनर्जी मीटर है वो किस टाइप का है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा उनसे जो पहले अपन ने पढ़ा था। तो इसको थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट वो के वही लगेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह वो के वही है, उतनी ही चीजें अपन को पढ़नी है, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसके कंस्ट्रक्शन और इसके जो कंपोनेंट्स हैं टॉर्क के उनके अंदर। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब एनर्जी मीटर। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, अपन ने पावर करंट नापा, वोल्टमीटर मेजर किया। ठीक है, पावर मेजर कर ली कि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होती है। ठीक है, कि अब अपन देखते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी जो है क्यूमुलेटिव ऑफ पावर बोल दो एक तरीके से, कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो पावर खत्म हो रही है उसका क्यूमुलेटिव, यानी कि पावर, इसका इंटीग्रेशन करें पावर का अपन डीटी के साथ में एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन करें तो वो क्या हो जाएगा, अपना एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया 0 से t पावर को p dt, और p क्या होता है अपना पावर वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज टाइम पे डिपेंडेंट और करंट टाइम पे डिपेंडेंट, उसका dt। तो इसको अपन लिख सकते हैं v i और t। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल के अंदर, या वाट सेकंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पावर की यूनिट क्या है वाट और टी की यूनिट क्या है सेकंड, तो इसको वाट सेकंड भी अपन बोल सकते हैं। और वोल्ट है एम्पियर और टाइम, तो वोल्ट एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये 3 तरह की यूनिट अपन ने बता दी। एनर्जी क्या होती है ये अपन को समझ में आ गया। अब इसका यदि प्रैक्टिकली मैं बताऊं कि अपने घर के अंदर कहाँ काम में आती है, तो अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है घर में, तो जब मंथ का एंड होता है तो लाइनमैन आता है और अपने घर से यूनिट लेके जाता है, मेजर करके जाता है कि इस महीने आपके 50 यूनिट के आपने एक जो खर्च किया घर में 50 यूनिट का खर्च किया, तो आपके उतने ही बिल आएगा। यानी कि 1 यूनिट मान लो 10 रुपए की, तो 50 इंटू 10 500 रुपए के लगभग बिल आएगा, और जो भी फिक्स चार्ज होगा वो आएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो एनर्जी जो है वो क्या होती है VI इंटू टी, और अपने घर के अंदर जो यूनिट आती है वो यूनिट आती है किलोवाट आवर के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या निकाला अपन ने, वाट सेकंड निकाला, तो अपन को इसको किस में बदलना है, किलोवाट आवर में। यदि जितना किलोवाट आवर आएगा, ये तो वाट सेकंड है, यूनिट में बदलना है अपन को, तो यूनिट में बदलने के लिए इस वाट सेकंड को किलोवाट आवर में बदलना पड़ेगा। तो यहां से 1000 का जब भाग दे दिया तो ये किस में बदल गया, किलोवाट सेकंड में। अभी सेकंड में ही है ये, अभी आवर में नहीं बदला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है टी सेकंड के अंदर ले रहे हैं अपन। यदि इसी टी को अपन आवर में ले लें, ठीक है, यदि टी को अपन आवर में रखें तो ये क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर। ठीक है, और यदि अपना टी सेकंड में ही है और इसे अब अपन को आवर में बदलना है, तो क्या करेंगे अपन 36 से नीचे डिवाइड कर देंगे, ये चाहे अब टी सेकंड में हो तो भी क्या हो गया, ये किलोवाट आवर हो गया। और ये जो होती है ये इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, यूनिट के बराबर। यानी कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो घर में इस तरीके से रीडिंग आती है। जो अपना मीटर है वो डायरेक्टली यूनिट के अंदर नोट करता है कि 50 यूनिट का बिल इस महीने आने वाला है। तो 50 यूनिट का मतलब क्या है, आपने एक महीने में 50 किलोवाट आवर की एनर्जी स्पेंड की है। और 50 किलोवाट आवर कैसे कैलकुलेट हुआ, उसके अंदर टोटल V इंटू I इंटू टी निकला है उसके अंदर, और तो ये टाइम को यदि आवर में रखा है तो ये वाट आवर में आ गया, और 1000 में बदलने के लिए 100 का भाग दे दिया, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ध्यान में रखना है आपको कि जो अपने घर के अंदर बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है, और यूनिट का क्या मतलब होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है,
तो यहाँ पे पता चल गया कि एनर्जी क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है अपने मैथमेटिकल, और अपने घर के अंदर इसका क्या फिजिकल मतलब है। ये हो गया अपना। अब इसके मीटर की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी मीटर में किस तरह की कंस्ट्रक्शन, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं टॉर्क वगैरह के, वो सब देखते हैं। तो एनर्जी मीटर है क्या? एनर्जी मीटर एक टाइप का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग टाइप। और जो पहले अपन ने पढ़े थे वो कौन से थे, पीएमएमसी वगैरह, वो इंडिकेटिंग टाइप थे। ये कौन सा है, इंटीग्रेटिंग टाइप है, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं अपन। अपने फॉर्मूला देखा, अभी इंटीग्रेशन आया, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन करना। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे अपन इंटीग्रेटिव टाइप इंस्ट्रूमेंट। और ये क्या करता है एनर्जी मीटर, ये क्या करता है, इट मेजर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी supplied to a consumer over a specific period of time। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, ये जैसे मैंने बताया एनर्जी को मेजर करता है, और एनर्जी क्या एक फिक्स टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन की, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जोड़ता जाएगा और इस तरीके से एनर्जी मेजर करेगा। अब एनर्जी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर 3 टाइप के एसेंशियल कंपोनेंट है, जिनको अपन समझना पड़ेगा। पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसका डायग्राम में दिख जाएगा कि वो 3 कंपोनेंट कहां से निकल के आ रहे हैं। देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स। नंबर 1 ड्राइविंग टॉर्क, ये ड्राइव से नोट करते हैं इसको। दूसरा ब्रेकिंग टॉर्क, ये सिमिलर है उसी की तरह जैसे पिछले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था अपन ने। कौन कौन से पढ़े थे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो ड्राइविंग टॉर्क की तरह है, ब्रेकिंग टॉर्क जैसे कि कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है, इसमें डैम्पिंग नहीं होता है, रजिस्टरिंग टॉर्क होता है एक। ठीक है, तो ये 3 तरह के टॉर्क हो गए अपने। देयर आर 3 एसेंशियल कंपोनेंट। और कौन कौन से हो गए, ड्राइविंग टॉर्क हो गए, ब्रेकिंग टॉर्क हो गया अपना, और रजिस्टरिंग टॉर्क हो गया। जैसे उसमें डैम्पिंग टॉर्क था, सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था और कंट्रोलिंग टॉर्क था, ऐसे ड्राइविंग और ब्रेकिंग टॉर्क है यहाँ पे। तो दोनों टॉर्क के बारे में, तीनों टॉर्क के बारे में जस्ट सिंपल एक एक लाइन देख लेते हैं कि किनकी वजह से ये आ रहा है, किनकी वजह से बन रहा है। जैसे एक में परमानेंट मैग्नेट की वजह से बन रहा था, मूविंग आयरन में इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से बन रहा था, ऐसे यहाँ पे किसकी वजह से बन रहा है ये, और क्या काम में आता है ये टॉर्क। ये टॉर्क क्या आता है, एक डिस्क होगी, उस डिस्क को घुमाने में, कौन सी डिस्क अभी समझ में आ जाएगा। और ये किसके थ्रू घूमती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट की वजह से एक डिस्क घूमेगी, मतलब इसकी वजह से ड्राइविंग टॉर्क लगेगा और जो डिस्क होगी वो घूमेगी यहाँ पे। ओके, और ये ड्राइविंग टॉर्क ये किस प्रिंसिपल के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट की तरह। और टॉर्क, ये टॉर्क कर क्या रहा है, रिक्वायर्ड टू रोटेट डिस्क। ड्राइविंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट डिस्क। ठीक है, ये हो गया ड्राइविंग टॉर्क अपना। उसके बाद में दूसरा टॉर्क कौन सा है, ब्रेकिंग टॉर्क।
ब्रेकिंग टॉर्क क्या काम, जैसे सिमिलर टू इन पीएमएमसी कंट्रोलिंग टॉर्क की तरह होता है। पीएमएमसी में कौन सा होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, यानी कि इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, और यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क है। तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या करता है, ये एक कांस्टेंट स्पीड पे डिस्क घूमे, इसके लिए एक ब्रेकिंग टॉर्क बनाता है वहां पे। और ब्रेकिंग टॉर्क किसकी वजह से होता है, जनरेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से जनरेट होता है। तो ये टॉर्क किस लिए रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व द डिस्क एट ए कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि ड्राइविंग टॉर्क इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है मान लो, और टॉर्क लगता जा रहा है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन उसको एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करवाना है, क्योंकि अपने फिक्स मान लो पावर कंज्यूम हो रही है, तो इसके लिए एनर्जी फिक्स रहेगी। तो वो डिस्क क्या है, कंटिन्यूस सेम स्पीड पे घूमनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में एक ब्रेकिंग टॉर्क लगेगा, और जहां पे ड्राइविंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे, और उस पे जो भी स्पीड जनरेट होगी वो डिस्क उस स्पीड से घूमेगी। और ये होता किस वजह से है कि ऑब्टेन्ड बाई, इस टॉर्क को बनता कैसे है, ये ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कहां रखी होती है, प्लेस्ड नियर टू डिस्क। डिस्क किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम डिस्क के पास में एक ब्रेक मैग्नेट रखी होती है, ब्रेकिंग टॉर्क लगता है जिसकी वजह से, और उसको बोलते हैं ब्रेक मैग्नेट। अब उसके बाद में है रजिस्टरिंग टॉर्क बोल दो, या रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। क्योंकि अब जिस स्पीड से घूम रही है उसको वो नोट करेगा, और उसके हिसाब से ही अपनी एनर्जी है उसके अंदर नोट होती जाएगी कि कितनी एनर्जी इन्होंने कंज्यूम की है। तो एनालॉग मीटर के लिए रजिस्टरिंग जो टॉर्क होता है वो किसके थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, रेड्यूस्ड गियर ट्रेन सिस्टम के थ्रू। इन एनालॉग मीटर ऑब्टेन्ड बाई रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, यानी कि रजिस्टरिंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे रजिस्टरिंग मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग रिड्यूस्ड गियर ट्रेन सिस्टम। और डिजिटल मीटर में इन डिजिटल मीटर n बिट डिजिटल काउंटर, n बिट डिजिटल काउंटर इज यूज्ड। क्योंकि जो रोटेट वाला डिस्क है उसके साथ में ये कनेक्ट रहेगा डिजिटल मीटर में, डिजिटल काउंटर, और वो रजिस्टर करता जाएगा, नोट करता जाएगा कि कितनी पावर कंज्यूम कर चुका है ऑलरेडी, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। तो ये तीन तरह के अपने मैकेनिज्म हैं, ड्राइविंग, ब्रेकिंग और रजिस्टरिंग। क्या क्या है, किस वजह से जनरेट होते हैं, ये अपन को पता चल गया है, क्यों जरूरत है इनकी ये पता चल गया। अब डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन ने बता दिया एनर्जी वगैरह क्या होती है, और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है उसके बारे में पढ़ लिया। अब अपन इसके डायग्राम के ऊपर जाएंगे, और इससे पहले एक लाइन और बता देता हूं कि ये एनर्जी मीटर अभी तक पता ही चल गया होगा कि किस एक्शन की वजह पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये इंडक्शन इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट बताया, और इसको ट्रांसफॉर्मर एक्शन भी बोलते हैं। तो एनर्जी मीटर, जो ट्रांसफॉर्मर अपन ने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, इंडक्शन इफेक्ट ही तो होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज ट्रांसफर होता है। वो किस वजह से होता है, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से ट्रांसफर होता है। सेम प्रिंसिपल इसमें भी लगता है। तो एनर्जी मीटर वर्किंग प्रिंसिपल इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ट्रांसफॉर्मर एक्शन जो होती है, इंडक्शन इफेक्ट होता है, सेम उसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे काम करता है। तो इसको भी ध्यान में रखना। एनर्जी मीटर के बारे में मोस्ट चीज हो चुकी है। अब अपन डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम में तीनों जो मेन कंपोनेंट है उनको पहचानते हैं कि वो कहाँ पे हैं, किस तरीके से काम में आ रहे हैं अपन। तो डायग्राम साथ साथ ही बना लेना, छोटा सा डायग्राम है, ज्यादा नहीं है, इजी है काफी।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि जो भी डाउट है आपका, और वो डाउट अपन क्लियर कर लेंगे। थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ आज। ये अपन ने यहाँ पे सप्लाई लगा दी, फेज ये न्यूट्रल वाला हो गया, वोल्टेज फेज वोल्टेज इसको बोल देते हैं अपन। अब यहाँ से एक यहाँ पे एक डिस्क रहेगी रोटेट करने के लिए, यहाँ पे ब्रेक मैग्नेट लगानी है अपन को, नियर टू एल्यूमिनियम डिस्क बताई थी मैंने। परमानेंट मैग्नेट है ये, एन और एस पोल इसका। ओके, अब यहां से एक कनेक्शन और निकालना है। ये फ्यूज हो गया। यहाँ पे लोड, जैसे इलेक्ट्रिकल लोड अपना घर का लोड हो गया सारा का सारा, उसके अंदर का कनेक्शन रहेगा मीटर के साथ में। यहाँ पे फिर से एक मैग्नेट लगाएंगे छोटी, सिमेट्रिकल करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस वाले मैग्नेट को। थोड़ा क्लीन बना तो डायग्राम। अब एक एक इसका नामांकन कर देते हैं। यहाँ से सप्लाई दी अपन ने, ये जो वोल्टेज है पूरा शंट वोल्टेज इसको बोलेंगे अपन, शंट वोल्टेज यहाँ पे लग गया। ये अपनी इसको बोलेंगे शंट कोइल, पैरेलल वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, शंट कोइल बोलते हैं। यहाँ ये क्या है, कॉपर शेडिंग। ये कॉपर शेडिंग है। ये ब्रेक मैग्नेट है, ब्रेक मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट के रूप में है। ये सीरीज कॉइल है। अब यहां से क्या होगा कि जो ब्रेक में ये जो अपनी शंट कॉइल, ये जो मैग्नेट है कॉपर, इसके थ्रू अपना फ्लक्स जो है नीचे की तरफ आएगा, एल्यूमिनियम जो डिस्क है उससे लिंक होगा। यहां से भी जो फ्लक्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये भी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इसकी वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होगा, और इन दोनों की वजह से एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा, सॉरी ड्राइविंग टॉर्क इधर की तरफ होगा, और ब्रेक टॉर्क इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जहां पे जो कांस्टेंट हो जाएगा वहां पे स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, और इस तरीके से ये एल्यूमिनियम जो डिस्क है वो रोटेट होगी अपनी। ये यहाँ पे ब्रेक तो पता चल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है इस, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी मान लो एक तरीके से। तो सीरीज कॉइल और शंट कॉइल के बीच में एक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है, जिसके बीच में एल्यूमिनियम डिस्क है, और इस वजह से यहाँ पे एक ड्राइविंग टॉर्क जनरेट होता है इन दोनों टॉर्क की, इन दोनों फ्लक्स की वजह से आपस में। एक ये फ्लक्स है और ये फ्लक्स है, इन दोनों की वजह से। इसकी वजह से कौन सा फ्लक्स निकलेगा, फाई शंट फ्लक्स, और इसकी वजह से निकलेगा सीरीज फ्लक्स।
ये सीरीज फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? लोड करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी करंट जाएगी? लोड करंट इसके अंदर जाएगी। तो ये लोड करंट फ्लक्स जो निकलेगा किसकी वजह से जनरेट होगा? लोड करंट की वजह से जनरेट होगा यहाँ पे। और ये जो शंट फ्लक्स जनरेट होगा वो किसकी वजह से जनरेट होगा? शंट वोल्टेज की वजह से। तो इन दोनों जो फ्लक्स है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, टॉर्क जनरेट होगा। कौन सा? ड्राइविंग टॉर्क जनरेट होगा। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। ब्रेक मैग्नेट इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करेगी, जिसे बोलेंगे अपन ब्रेक टॉर्क। अब इसकी स्पीड को, ये डिस्क की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए इस ब्रेक मैग्नेट को आगे पीछे खिसका सकते हैं। यदि इस ब्रेक मैग्नेट को अपन डिस्क के ज्यादा पास में लाते हैं तो ये जो डिस्क है वो तेजी से घूमेगी, और यदि ब्रेक मैग्नेट को थोड़ा दूर लेके जाते हैं तो अपनी डिस्क थोड़ा धीमे घूमेगी। ठीक है, तो ये है टॉर्क, कौन कौन सा टॉर्क जनरेट हो रहा है वो यहां से पता चल गया अपन को, और उस टॉर्क को मैंने पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है। और एनर्जी मीटर क्या काम में आता है ये अपन ने देख लिया, यूनिट वगैरह अपन ने देख लिया। इतना ही देखना है इसका डेप्थ में कि क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्या फॉर्मूले लगते हैं, वो सब नहीं देखना है। मैकेनिकल के लिए इतना सफिशिएंट है। और पहले के वीडियो जरूर देख लेना और दूसरों के साथ भी शेयर करना, इसको लाइक करना। ओके, सो थैंक यू।